A very good morning, viewers. Hello and welcome back to my channel. So, guys, here we are with the next lecture of MCS 14 System Analysis and Design. So, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. So, guys, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. तो शुरू करते हैं. रियल टाइम सिस्टम्स. A real time systems describe an interactive processing system with severe time limitation. रियल टाइम सिस्टम क्या है कि नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो रियल टाइम सिस्टम्स है वो हाईली लिमिटेड रहता है टाइम के थ्रू, मतलब वो उसमें टाइम की लिमिटेशन होती है. रियल टाइम सिस्टम डिस्क्राइब्स एन इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी इस प्रोसेसिंग सिस्टम में जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन तो होता है, बट जो भी वर्क होता है वो एक हाईली लिमिटेड टाइम के अंदर होना चाहिए. ओके. अ रियल टाइम सिस्टम इज यूज्ड व्हेन देयर आर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑन द फ्लो ऑफ डेटा. अ रियल टाइम सिस्टम वो है जिसमें कि टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी है किसी भी वर्क, मतलब फ्लो ऑफ डेटा. इफ़ एनी डेटा इज शेयरिंग अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, देयर इज अ टाइम लिमिटेशन, रिजिड टाइम लिमिटेशन, यानी बहुत हार्ड टाइम रिस्ट्रिक्शन रहेगी उसमें. ओके. अ रियल टाइम सिस्टम इज कंसिडर्ड टू फंक्शन करेक्टली ओनली इफ इट रिटर्न्स द करेक्ट रिजल्ट विद इन इम्पोज टाइम कॉन्स्टेंट्स. अ रियल टाइम सिस्टम सक्सेसफुल और करेक्टली फंक्शनिंग उसकी तभी मानी जाएगी जब वो सही रिजल्ट तो देगा, यानी जो उसका पर्पस है सिस्टम का वो तो पूरा करेगा, पर साथ ही साथ उसको उस टाइम बाउंडेशन जो उसको टाइम दिया गया है उतने टाइम में ही उसको पूरा करना है, अदरवाइज इट कैन बी फेल्ड. ओके. हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, पर उसके पहले एक और पॉइंट हमारे पास है. रियल टाइम सिस्टम यूजुअली आर इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. जो रियल टाइम सिस्टम है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा है. मैंने अपने बाउंड्रीज और इन्वायरमेंट ये सब पढ़ाया था, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ. दिस इज input, processing, output. Okay. And these all are linked together. Okay. This is called the system. Now ये जो लाइन है वो हमारी बाउंड्री कही जाएगी, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था. बाउंड्री. ओके. एंड outer area of this boundary is called environment. Okay. And this is systems. Sorry. System. Okay. And these are the components of the system. I hope you can understand what is environment, what is boundary, what is system, and what is the components of the system. So यहाँ पे रियल टाइम सिस्टम क्या करता है कि वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स एरिया आउटर टू दी बाउंड्री. ओके. वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका अच्छा सा इंटरेक्शन होता है. दे रिसीव्स डेटा, प्रोसेस इट एंड रिटर्न रिजल्ट इन राइट टाइम. यानी रियल टाइम सिस्टम क्या करता है, इन्वायरमेंट से इनपुट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन जो रिजल्ट और आउटपुट होता है वो वापस अपने इन्वायरमेंट को रिटर्न कर देता है. ओके. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं रियल टाइम सिस्टम्स के. रियल टाइम सिस्टम्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. किसी भी प्रोसेस सिस्टम में जब आप हमारे वाला सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो भी प्रोसेस कंट्रोल होता है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं वो सब टाइम का बाउंडेशन होता है. आगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कैसे कोई इंस्ट्रक्शन रन करता है और वो भी विद इन द टाइम लिमिटेशंस. ओके. नेक्स्ट जो है वो एरोस्पेस एंड एवियोनिक्स सिस्टम, यानी जो एरोस्पेस जो हमारा स्पेस और रॉकेट ये सब की जो लॉन्चिंग होती है वो भी हाईली टाइम से बाउंडेड, टाइम के थ्रू बाउंडेड होती है. उसमें टाइम का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ एक सेकेंड भी लेट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर गोना बी स्पॉइल. ओके. न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है. उसमें केमिकल्स और इसके और जो भी एटॉमिक रिएक्शंस जिसमें कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और टाइम के विद इन ही सब कुछ रन होता है गाइज. ओके. सब कुछ टाइम के अंदर ही रन करता है. तो ये सब जो है वो बहुत ही सेंसिटिव सेक्शंस हैं जिसमें कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा रोल है और सब टाइम के थ्रू ही बाउंडेड है. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स. नेक्स्ट, रियल टाइम सिस्टम्स के हमारे टाइप्स भी हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम्स. दे आर हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स. देख लेते हैं क्या करते कि ये क्या है. हार्ड रियल टाइम सिस्टम विच गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड ऑन द टाइम. यानी हार्ड रियल टाइम सिस्टम उसे कहा जाएगा जो कि
क्रिटिकल टास्क होते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया, वो सारे ही क्रिटिकल टास्क थे। क्रिटिकल टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी वो जो सारे वर्क्स होने चाहिए वो टाइम पर ही पूरे होने चाहिए। उसमें टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो वो फुली फेलियर हो जाएंगे, पूरी फेल हो जाएगा, जो भी हमारा जो सिस्टम है पूरा फेल हो जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। हमारी जो एयरप्लेन्स और फ्लाइट जो होती हैं उसमें आप देखते हो कि टाइम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सारी जो प्लेन्स और फ्लाइट्स जो होती हैं वो टाइम के थ्रू ही, टाइम पर ही जाती हैं, टाइम पर ही लैंड होती हैं, ओके। नाउ, soft real-time system. Soft real-time system, which are less restrictive type of real-time system, where a critical real-time task gets priority over other task. Okay, सॉफ्ट जो रियल टाइम सिस्टम है उसमें टाइम तो टाइम लिमिटेशन होता है, लेकिन जो काम होता है उसको पहले पूरा करना ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। जो टाइम होता है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है, यानी आप उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो, बट आपको काम पूरा करना वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, अदर रिटेन्स द प्रायोरिटी यूनिट अंटिल इट कंप्लीट देम। ओके, वही बात है, वही ऊपर का ही पार्ट था गाइस कि जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है उसमें आपकी टाइम लिमिटेशन होती है, बट जो आपको टास्क दिया गया है वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, आपको वो कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है। ओके, सिस्टम दैट कंट्रोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड सम डिस्प्ले सिस्टम आर रियल टाइम सिस्टम्स। यहाँ पे आपको सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो भी हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें भी टाइम्स का बहुत ही ज़्यादा, उसमें चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो इसमें भी टाइम्स का बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशन होता है, लेकिन जो वर्क होता है वो पहले प्रायोरिटी रखता है। ओके, सो मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, कोई भी मेडिकल सेक्शन में ऑपरेशन रखती है उसमें भी टाइम का बहुत ही ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल है, बट आपकी जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है, वेदर इट टेक्स मोर टाइम देन द एस्टिमेटेड टाइम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एज नेम सजेस्ट, द सिस्टम विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो देख लेते हैं कि ये क्या है। A distributed system in which the data, process and interface components of information system are distributed in multiple locations in a computer network. इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो डेटा, प्रोसेस और इंटरफेस कंपोनेंट होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क पर अलग अलग, यानी मल्टीपल लोकेशन, अलग अलग लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज accordingly the processing workload required to support these components is also distributed across multiple computers on the network. मीन्स नॉट ओनली द डेटा, प्रोसेस और इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग वर्कलोड होता है जो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, यानी जो प्रोसेसिंग वर्कलोड होता है वो भी मल्टीपल कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, उससे जो वर्कलोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी एक सिस्टम पे सारा का सारा जो बर्डन होता है वो नहीं होता। ओके, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट बट स्टिल इज इन डिमांड। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी ये डिमांड में है। ओके, सम ऑफ द रीजंस आर द मॉडर्न बिजनेसेस आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो हमारे मॉडर्न जो बिजनेसेस हैं वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दे नीड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशंस। जो हमारे मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए उनको मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशंस भी चाहिए। हमारे जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सारी सिचुएशन और हार्ड हो जाता है उनको इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए ही डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का जो एडवांटेजेस होते हैं वो देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, जो अलग अलग कंपोनेंट्स में जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसमें जो रिसोर्स होता है वो सभी रिसोर्स को यूज़ करते हैं और उस रिसोर्स को आपस में शेयर भी करते हैं। ओके, कंप्यूटेशन स्पीड, जब सारा का सारा बर्डन किसी एक सिस्टम पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि जो स्पीड होगी प्रोसेसिंग की वो बढ़ जाएगी। रिलायबिलिटी, जब सारा का सारा बर्डन किसी एक सिस्टम पर नहीं होगा, जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो हर एक सिस्टम का जो उनके पास, हर एक सिस्टम के पास जो वर्क है वो थोड़ा थोड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा करके है, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी रिलायबल होगा, यानी सटीक होगा। कम्युनिकेशन, जो सारे कंपोनेंट्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, तभी तो वो लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट, द 5 लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर्किटेक्चर आर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसके अंदर हमारे 5 लेयर्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, थर्ड एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, फोर्थ डेटा मैनिपुलेशन लेयर एंड डेटा लेयर। ये हमारे 5 लेयर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर के। तो देखने से पहले कि ये सब क्या होते हैं मैं आपको एक फिगर के थ्रू ये समझा देना चाहती हूँ। फर्स्ट जो लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, नेक्स्ट एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर, डेटा मैनिपुलेशन लेयर,
data manipulation layer, and last data layer. Okay, so we are going to understand this distributed system architecture. एंड ये जो वीडियो है गाइस वो सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है. सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए. ओके गाइस, सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ डेटा. अभी हम लोग को इन लेयर्स के डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, हम लोग एक एक करके समझेंगे. सो दिस एरो इज़ द फ्लो ऑफ डेटा. ओके, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर. ओके, ना अब समझ लेते हैं. फर्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर. देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है. प्रेजेंटेशन लेयर इज द एक्चुअल इंटरफेस. द इनपुट्स आर रिसीव्ड बाय दिस लेयर एंड द आउटपुट्स आर प्रेजेंटेड बाय दिस लेयर. यानी प्रेजेंटेशन जो लेयर है वो एक्चुअल यूज़र इंटरफेस है. यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या हुआ गाइज? यूज़र इंटरफेस का मतलब वो हुआ वो स्क्रीन जो यूज़र देखता है. आप अपने फ़ोन में जो स्क्रीन देख रहे हो, जो चीज़ देख रहे हो, वही यूज़र इंटरफेस है. यानी जो चीज़ यूज़र जो हमारा फेस करता है वही हमारा यूज़र इंटरफेस कहलाता है. मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपके लिए यूज़र इंटरफेस कहा जाएगा. तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है गाइज कि इनपुट्स आर रिसीव्ड बाय दिस लेयर एंड आउटपुट्स आर प्रेजेंटेड बाय दिस लेयर. मतलब यही जो लेयर होता है, मतलब फर्स्ट जो है वो यूज़र से यही इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र से यही इंटरेक्ट कर रहा है. तो जो इनपुट होगा वो यही लेयर रिसीव करेगा और सारी प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट है यही लेयर देगा. ओके, यूज़र को वापस जो आउटपुट है वो यही लेयर देगा. इस लेयर का वर्क यही है कि ये चीज़ों को प्रेजेंट करता है. ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर. Presentation logic layer includes processing required to establish user interface. Example, editing input data, formatting output data. Means presentation logic layer जो है वो प्रोसेसिंग का काम करती है. नॉट फुल्ली प्रोसेसिंग, मतलब मेन प्रोसेसिंग नहीं, जो यूज़र इंटरफेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है वो जो काम करता है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर करता है. यानी प्रेजेंटेशन लॉजिक के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर कहलाती है. मतलब प्रेजेंटेशन लेयर यानी यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए उसको एक बेस की ज़रूरत है. वो जो बेस प्रोवाइड करता है वो प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर करता है. सो गाइज, ये जो लेयर है वो इनपुट जो आती है प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू, जो इनपुट आती है उसको एडिटिंग करता है एंड नेक्स्ट प्रोसेसिंग, ऑल द प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट जाने वाली है उसके बाद ये उस आउटपुट को फॉर्मेट करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देता है एंड देन ये यूज़र के पास पहुंच जाती है. ओके, इस लेयर का जो काम है वो इनपुट की एडिटिंग और आउटपुट की फॉर्मेटिंग का वर्क है. एंड इट ऑल्सो गिव्स बेस टू द प्रेजेंटेशन लेयर जो कि यूज़र इंटरफेस है और उसको ये इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर. एप्लीकेशन लॉजिक लेयर includes all the logic and processing required to support to actual business application and rules. मीन्स एप्लीकेशन लॉजिक लेयर जो है वो मेन प्रोसेसिंग का एरिया है. यहाँ यहीं पर सारी जो मेन प्रोसेसिंग जो होती है, सारी कैलकुलेशन जो होती है वो सब एप्लीकेशन लॉजिक लेयर में ही होती है. ओके, इसी लेयर में होती है. ये जो लेयर है वो इनपुट को लाता है, वो ये इनपुट को एडिट करता है. देन यहाँ इस लेयर में सारा जो होता है प्रोसेसिंग का जो भी सारा सब कुछ यहीं होता है. नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन लेयर इंक्लूड्स ऑल द कमांड एंड लॉजिक रिक्वायर्ड टू स्टोर रिट्राइव डेटा टू एंड फ्रॉम द डेटाबेस. सो दिस डेटा मैनिपुलेशन लेयर क्या करता है कि जो डेटा है उसको मैनिपुलेट और कंट्रोल की कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, उसका जो मैनिपुलेशन जो भी कंट्रोल होता है, जो डेटा का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इस लेयर के पास है. ओके, नेक्स्ट, डेटा लेयर इज एक्चुअल स्टोर्ड डेटा इन द डेटाबेस. सो जो डेटा लेयर है वो हमारा एक्चुअल डेटाबेस है. यहीं पे सारा जो डेटा है वो इसी लेयर में स्टोर होता है. सो अब देखते हैं हम लोग, अब चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी. ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो यूज़र से इंटरेक्ट करता है. यूज़र इंटरफेस यही वाला लेयर है. इनपुट ये लेता है, फिर उसके बाद इनपुट की जो एडिटिंग होती है वो यहाँ होती है. इनपुट की एडिटिंग के बाद वो जो इनपुट है वो यहाँ जाता है, इस लेयर में वो प्रोसेस होता है. देन वो प्रोसेस होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो आ जाता है. देन उसके बाद ये इस लेयर में जाता है, वो फिर उसके बाद यहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाता है. फिर उसके बाद ये फिर से ऊपर की ओर यानी आउटपुट फिर वो शो करेगा. फिर इसके बाद यहाँ पर आउटपुट को फॉर्मेट किया जाता है, कैसे मतलब यूज़र को रिप्रेजेंट करना है, एंड देन इट इज़ फाइनली प्रेजेंटेड टू द यूज़र. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.